Hello friends, welcome to EduTap. So today we are starting with the second lecture of CAIIB on the go series for the subject BRBL, and our agenda for today will be to complete the licensing of banking companies. ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आम तौर पे एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन हिट कर ही जाता है, तो यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस क्लास। तो लेकर प्रभु का नाम, आइए हम चर्चा शुरू करें। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, आई वॉन्ट टू शेयर अ स्मॉल थिंग कि एड्यूटैप ने बहुत एफर्ट्स लेकर आप लोगों के लिए कुछ फ्री मटेरियल्स तैयार किए हैं, जिनका एक्सेस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करने से आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। नाउ दीज ई बुक्स कैन बी डाउनलोडेड वेर यू आर गोइंग टू गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड डिटेल्ड सिलेबस। बट थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी। यू नीड टू फिल योर नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, what describes you the best, year of exam attempt, and tick on this checkbox. तो आराम से ई बुक को डाउनलोड करो और पढ़िए। सर बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा आप एजेंडा में आइए। तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज 4 टॉपिक्स। सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड यूनिवर्सल बैंक्स। इतना ज्यादा आसान है कि मैं क्या ही बोलूं। अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि ऐसा कुछ पढ़ने को मिल रहा है। एकदम आराम से हौले हौले समझेंगे। वी आर नॉट इन अ हरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, विच सेज कि कोई भी कंपनी अगर बैंकिंग बिजनेस में एंटर होना चाहती है तो उन्हें लाइसेंस ऑब्टेन करना ही होगा, अनिवार्य है, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या आरबीआई भी ऐसे लाइसेंस दे देगा क्या? नहीं। सर्टेन कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। तो पहला कि दैट पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी का उतना दम है that it is in a position to pay its present and future depositors. उस कंपनी को लाइसेंस देने से पब्लिक का भलाई होगा। फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। मतलब आप डिपॉजिटर्स का अच्छा सोचने के लिए ही बैंक ओपन किए हो। फिर एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर, और आगे जाके आप इससे कमाई करोगे, और बैंक जब कमाई करता है ना तो देश का बहुत 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 बेनिफिट होता है उससे। फिर दैट पर्टिकुलर बैंक में जो भी लोग काम करेंगे, मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं, वो रात दिन केवल और केवल यही सोचते हैं कि कैसे हम अपने डिपॉजिटर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा करवा के दें। तो अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो 100% आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है। फिर डिस्क्रिशन ऑफ आरबीआई, इसमें क्या बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक के पास ये पावर है कि वो किसी बैंक को लाइसेंस दे भी सकती है, वो लाइसेंस मना भी कर सकता है। कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। यह हुआ आधा अधूरा ज्ञान। अब पूरा ज्ञान क्या है देखो कि अ कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर और सेट असाइड विद द आरबीआई डिसीजंस। अगर इनका ये लिया गया निर्णय रेलेवेंट फैक्ट्स एंड बैक्ड विद प्रॉपर रीजंस हो तो तब कोर्ट ऑब्वियसली बीच में आके इंटरफेरेंस नहीं करने वाला। बट अगर इन्हें लगता है कि डिसीजन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अनरीजनेबल ग्राउंड्स और एक्सट्रानियस कंसिडरेशंस, तब ये इंटरफेयर करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बातों को रख रहा हूं। लाइक आरबीआई ने एक बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया। क्यों? बिकॉज वो प्रमोटर को पर्सनली डिसलाइक करता है कि मेरे को ये प्रमोटर पसंद नहीं है, बस बाकी वो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट इज अ अनजस्टिफाइबल रीजन
यहां पर कोर्ट इंटरफेयर करके उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करवा देगा। बट अगर आरबीआई लाइसेंस देने से मना कर रहा है बेस्ड ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल हेल्थ, पब्लिक इंटरेस्ट या मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी, तो इट विल बी अ रेलेवेंट कंसिडरेशन और यहां कोर्ट इंटरफेयर नहीं करने वाला। ठीक है, अब मुझे लाइसेंस मिल चुका, तो क्या उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता क्या? हाँ, कौन कैंसिल करेगा? आरबीआई। व्हाट विल बी द ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन? ऐसे ही तो आरबीआई कैंसिल नहीं करने वाला, देयर विल बी सम ग्राउंड्स। तो पहला है सीजेस टू कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, मैंने बैंकिंग के लिए लाइसेंस लिया और अब मैं वही धंधा नहीं कर रहा हूं। फिर दूसरा, अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड, मैं इस तरीके से अपना बिजनेस चला रहा हूं जिससे डिपॉजिटर्स को नुकसान ही हो। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू पे माई प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइबिलिटीज एंड आई फेल टू कंप्लाई विद द आरबीआई डायरेक्शंस। तो ऐसे केसेस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर लाइसेंस कैंसिल करता है तो वो सही है, कुछ गलत नहीं है। बट फिर भी थोड़ा सा सहूलियत दिया गया है कि आरबीआई जी आप डायरेक्टली कैंसिल मत कर दीजिएगा, पहले हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी तो दीजिए। तो देखिए ऑर्डिनरी रूल क्या है, गिव द बैंकिंग कंपनी एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लाई विद द रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑन टर्म स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है उस बैंकिंग कंपनी को कि मैं आपको समझ लो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दे रहा हूं कि मेरे दिए गए सारे के सारे डायरेक्शंस को अगर आप ठीक कर देते हो तो मैं आपका लाइसेंस नहीं कैंसिल करूंगा। बट ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलने वाला, उस बैंकिंग कंपनी को ठीक करवाने का वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा इफ आरबीआई को ऐसा लगता है कि डिलेइंग कैंसिलेशन वुड हार्म द डिपॉजिटर्स और द पब्लिक, कि इस बैंकिंग कंपनी का अगर मैं लाइसेंस कैंसिल करने में देरी करूं तो इससे पब्लिक को नुकसान होगा या डिपॉजिटर्स को नुकसान होगा। ठीक है, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो चुका, तो क्या मेरे पास अपील करने की पावर है या नहीं है? जी हां, इफ आरबीआई कैंसल्स अ बैंक लाइसेंस देन द बैंक कैन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। मैं 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता हूं फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन डिसीजन इज कम्युनिकेटेड टू इट। जिस दिन मेरे पास कैंसलेशन का डिसीजन कम्युनिकेट किया आरबीआई ने, वहां से 30 दिन के अंदर आई कैन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील की तो उसका डिसीजन फिर फाइनल होगा, जो उसने कह दिया दैट इज फुल एंड फाइनल। और समझ लो अगर मैंने अपील ही नहीं की तो फिर आरबीआई का डिसीजन फाइनल। सिंपल सा बात है, आरबीआई ने मेरा लाइसेंस कैंसिल किया, मैंने अपील नहीं किया, तो आरबीआई का डिसीजन फाइनल हो गया। आरबीआई ने मेरा लाइसेंस कैंसिल किया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में अपील कर दी, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर आइए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, यहां पर काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है, लाइक मीनिंग, एलिजिबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, लाइसेंस, गवर्न, रजिस्टर्ड एंड ऑपरेशनल स्टेटस। बाप रे बाप, इतना सारा टॉपिक सारा पढ़ाएंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, हार्डली 5 मिनट का काम है। व्हाट डू यू मीन बाई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? ये एक ऐसे स्पेशल कैटेगरीज ऑफ बैंक्स है जिसको आरबीआई ने ही क्रिएट किया है। आरबीआई ने क्यों क्रिएट किया? ताकि वो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज दे पाए, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज दे पाए टू द स्मॉल कस्टमर्स। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे लो इनकम हाउस होल्ड हैं जिनको जिनका फिनेंशियल इंक्लूजन देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। कोई भी कंट्री का ग्रोथ, कोई भी कंट्री का प्रोस्पेक्ट, ये बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने लोग बैंकिंग के सर्विसेज को यूज कर पाए। तो अरुण जेटली जी के रिकमेंडेशन पे ही ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंसेप्ट लाया गया। ठीक है, फिर हु इज एलिजिबल टू अप्लाई? क्या मैं जाके स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता हूं क्या? नहीं, कुछ कंडीशंस है इसके भी, कि अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो। क्या मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं? यस, बट मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं है ना बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में एट सीनियर लेवल, तो आई कैन नॉट ओपन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, और वो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में एट सीनियर लेवल, जूनियर लेवल नहीं है, सीनियर लेवल है। कोई आप कंपनीज हो या सोसाइटीज हो विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स, तो उनके पास कम से कम 5 साल का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ रनिंग देयर बिजनेस। फिर
कोई ऐसी एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है या लोकल एरिया बैंक्स है जो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं टू एसएफबीज, टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इनको भी सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ रनिंग द बिजनेस फॉर एटलीस्ट 5 years। ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल। सारे के सारे एप्लीकेंट्स जो हमने यहां पर देखे, मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ का होना चाहिए। अब कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वो अगर कन्वर्ट करना चाहती है अपने आप को टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि आपको 200 करोड़ नहीं चाहिए, इनिशियली तो आप 100 करोड़ से ही स्टार्ट कर लो, बट 5 साल के अंदर ये 100 करोड़ भी 200 करोड़ हो जाना चाहिए। ओके। स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस कौन से सेक्शन में मिलता है? 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मतलब ये लाइसेंस आरबीआई देगा। इट इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ बीआर एक्ट, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पीएसएसए एक्ट और डीआईसीजीसी एंड अदर रेलेवेंट स्टैट्यूट्स। दिस यू कैन इग्नोर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक रजिस्टर्ड की जाती है एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और इनका ऑपरेशनल स्टेटस है एज शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई में 2 शेड्यूल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल, तो ये आपका शेड्यूल्ड बैंक के स्टेटस में आएगा। पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए अब तक हम लोगों ने 2 बातें समझ ली, पहला सेक्शन 22 और दूसरा एसएफबीज। फिर आ जाइए फॉरेन बैंक्स में, ये तो और ज्यादा आसान है। Here we need to study only 2 things, meaning and conditions for licensing. What do you mean by foreign banks? These are incorporated outside India. सर फॉरेन वर्ड को देख के समझ में आ रहा है कि इनका इनकॉर्पोरेशन देश के बाहर ही होगा, बट ऑपरेट देयर ब्रांचेस और ऑफिसेज विद इन इंडिया। वो इनकॉर्पोरेटेड तो है देश के बाहर, इंडिया के बाहर, बट उनका ब्रांचेस जो है या फिर उनका जो ऑफिसेज है वो हमारे देश के अंदर ही है, इट इज विद इन इंडिया। फॉरेन बैंक्स आने से बहुत फायदा हुआ है हमारे कंट्री को, लाइक दे, बिकॉज दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इनटू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स। फॉरेन बैंक्स को क्या लाइसेंस ऑब्टेन नहीं करना पड़ेगा? जी हां। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर लाइसेंसिंग ऑफ फॉरेन बैंक्स? इसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम लोग ये रीड करेंगे। तो फॉरेन बैंक कॉल्ड ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, जो यूएसए का है, वो इंडिया में अपना एक ब्रांच या होली ओन्ड सब्सिडरी खोलना चाहती है। तो डू दे नीड टू अप्लाई टू आरबीआई फॉर अ लाइसेंस? हाँ, लाइसेंस लेना ही है। अब क्या ऐसे ही आरबीआई लाइसेंस दे देगा? नहीं, इट विल ऑल्सो चेक सर्टेन कंडीशंस। पहला, होम कंट्री रेगुलेटर्स अप्रूवल। बैंक कहां का है? बैंक का होम कंट्री कहां का है? अमेरिका का, यूएसए का? तो यूएस बैंकिंग रेगुलेटर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को अप्रूव कर रहा है कि हां आप जाके अपना ब्रांचेस खोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन इज होम कंट्रीज रेगुलेटर्स अप्रूवल। दूसरा, इंडिया और यूएसए के बीच में अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। तो आरबीआई को यहां पर भी सब कुछ ठीक मिला और यहां पर भी पॉजिटिव है रिजल्ट्स। थर्ड, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक शुड बी फाइनेंशियली साउंड। आज अगर लास्ट 10-15 साल में वो प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब वो बैंक ठीक ही है। फिर उसका ओनरशिप पैटर्न देखो, इफ द ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इज लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, तो हमें पक्का पता चल जाएगा कि इस बैंक के मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, इस बैंक का ओनरशिप पैटर्न कैसा है। फिर क्रेडिट रेटिंग, लाइक क्रेडिट, कोई भी बैंक का क्या होता है ना, उसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उन्हें एक तरीके से बताती है कि आपका बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, या आपका बैंक अच्छा है या खराब। लाइक हम लोग जैसे स्कूल में थे, हम लोग अगर A+ ग्रेड मिल रहा है मींस वी आर अ गुड स्टूडेंट, हम लोग अगर C मिल रहा है मींस वी आर अ बैड स्टूडेंट। सो सिमिलरली बैंक्स के लिए भी कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उन्हें ग्रेड्स देती हैं। तो मूडी ने
असाइन किया ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को AA2 क्रेडिट रेटिंग, विच इंडिकेट्स अ वेरी लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो क्या क्रेडिट रेटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि वीक? ऑब्वियसली स्ट्रांग। तो अब तक हमने 5 कंडीशन देखे: होम कंट्रीज रेगुलेटर्स अप्रूवल, इंडिया यूएसए रिलेशनशिप, फाइनेंशियल साउंडनेस, ओनरशिप पैटर्न, क्रेडिट रेटिंग, इंटरनेशनल प्रेजेंस। जीटीबी ऑपरेट्स करता है 40 कंट्रीज में, तो भैया इसका ग्लोबल प्रेजेंस है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आज अगर हम लोग यूएसए का बैंक को इंडिया में अलाउ कर रहे हैं तो इंडिया का बैंक भी यूएसए में आराम से परफॉर्म कर पाए, उन्हें भी कोई रकम का नौटंकी फोटंकी का सामना ना करना पड़े। तो यूएस बैंकिंग लॉज अलाउज इंडियन बैंक्स टू ऑपरेट अंडर द सेम रूल्स एज अदर फॉरेन बैंक्स, सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नाउ रीड ये सारी शर्तें। पहला, अप्रूवल ऑफ द होम कंट्री रेगुलेटर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन बैंक, जो हमारे एग्जांपल में था अमेरिका, यूएसए। फिर फाइनेंशियली वो साउंड होना चाहिए। ओनरशिप पैटर्न देख लो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने क्या रेटिंग दी है। इंटरनेशनल प्रेजेंस होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, and these branches are subject to adequate prudential supervision in the home country, or which is assessed by the RBI based on Basel standards। देखो, बैंक में ना कई प्रकार के रिस्क होते हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया। तो उन रिस्क को ठीक करने के लिए या उन रिस्क को एसेस करने के लिए बेसल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो उसी रिगार्ड में यहां पर बताया गया है कि दीज ब्रांचेस आर सब्जेक्टेड टू एडिक्वेट प्रूडेंशियल सुपरविजन इन द होम कंट्री, जिसको आरबीआई एसेस करता है बेस्ड ऑन द बेसल स्टैंडर्ड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन बैंक्स। मजा आ रहा है? हाँ सर, जबरदस्त मजा आ रहा है। फिर आ जाइए यूनिवर्सल बैंक्स में। यहां पर हमें 4 चीजें पढ़नी है: मीनिंग, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबल प्रोमोटर्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल बैंक? ये एक ऐसा बैंक है जिसे आप रिलायंस समझो। क्या रिलायंस ऐसा कोई धंधा है जो रिलायंस बचा है? रिलायंस सारे के सारे बिजनेस करता है। तो यूनिवर्सल बैंक ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ बैंक दैट ऑफर्स रिटेल, होलसेल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो रिटेल बैंकिंग में क्या हो गया? आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो, आप ओवरड्राफ्ट में जा सकते हो, आप लोन्स कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ। होलसेल बैंकिंग में आप बोरो या लेंड कर सकते हो मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज या पेंशन फंड्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के केस में आप एसेट मैनेजमेंट, मर्जर्स एक्विजिशन, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, रेजिंग कैपिटल, सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग, ये सब कुछ आ जाता है। तो यूनिवर्सल बैंक इज अ टाइप ऑफ बैंक दैट ऑफर्स रिटेल, होलसेल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ। इनकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? तो इनिशियल मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल at the time of commencement of business should be at least 500 करोड़, कम से कम 500 करोड़। 500 करोड़ से नीचे कोई हालत में नहीं चलेगा। तो जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तब तो 500 करोड़ का लिमिट है। बाद में क्या बोला जा रहा है कि मिनिमम नेटवर्क एट ऑल टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहां पर है मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल, यहां पर है मिनिमम नेटवर्क। तो जब आपने बिजनेस कमेंस कर दिया तब इसकी बात हो रही है। एंड एट ऑल टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इट शुड बी ऑल्सो एटलीस्ट 500 करोड़। ठीक है, फिर मिनिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग मस्ट होल्ड एटलीस्ट 40% ऑफ द बैंक पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल। जिस दिन आपका बैंक स्टार्ट हुआ, जिस दिन आपका बैंक कमेंस हुआ, प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% होना चाहिए। और ये 40% होल्डिंग आने वाले 5 साल तक एकदम लॉक इन है। मतलब प्रमोटर्स वो 40% में कोई शेयर सेल ही नहीं कर सकते। लेकिन रिडक्शन इन प्रमोटर शेयर होल्डिंग, धीरे धीरे प्रमोटर्स को भी कहा जा रहा है कि यू कैन सेल योर शेयर्स, आप भी अपने शेयर होल्डिंग को रिड्यूस कर सकते हो विद इन 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंक। और ये 40% घटकर हो जाएगा 15%। तो पहले 5 साल तक लॉक इन लगा के रखा है और उसके बाद आने वाले 7 ईयर्स तक, 7 साल तक आप बोल रहे हो कि 40% से आप घटाकर उसे 15% तक ला सकते हो। जैसे यहां पर 12 साल लिखा हुआ है ना, देखो 12 साल फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंक है। तो अगर मैंने ईयर 1 में
अपना बिजनेस शुरू किया, यहां से अगर मैं 12 साल जोड़ देता हूं तो पहले 5 साल में तो लॉक ही नहीं है, तो 5 साल ऐसे गया। अब 12 माइनस 5 7 साल ही रहे ना, तो 7 साल में आप अपनी शेयर होल्डिंग को 40% से 50% तक रिड्यूस करने की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, फिर एलिजिबल प्रमोटर्स, कौन प्रमोटर्स बन सकते हैं? एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज विच आर कंट्रोल्ड बाय द इंडियन रेसिडेंट्स, इनका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए 10 साल का। अगर कोई इंडिविजुअल्स है, दे शुड बी इंडियन रेसिडेंट, इनके पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। बट अगर कोई प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं तो यहां पर ओन्ड एंड कंट्रोल दोनों की बात हो रही है। देखो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी में केवल कंट्रोल है, यहां पर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है बाय इंडियन रेसिडेंट्स। सो सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 10 ईयर्स। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट में देयर इज अ स्पेशल कंडीशन कि इफ द एंटिटी और ग्रुप हैज टोटल एसेट्स, अगर उनके टोटल एसेट्स 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस एंटिटी और ग्रुप का जो नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है ना, इट मस्ट अकाउंट फॉर लेस देन 40% ऑफ द टोटल एसेट्स। सर ये समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। तो एक्स वाई जेड फाइनेंस ग्रुप के टोटल एसेट्स है 6,000 करोड़ के। इस 6,000 करोड़ में 70% फाइनेंशियल बिजनेस है और 30% नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है। तो क्या ये 30% 40% से कम है या नहीं? तो देयरफॉर इट इज एलिजिबल। बट देखो, जब एबीसी इंडस्ट्रियल ग्रुप की बात हो रही है, इनके भी टोटल एसेट 6,000 करोड़ के ही हैं। फाइनेंशियल बिजनेस में 50% है टोटल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल बिजनेस में 50% है टोटल एसेट्स। अब क्या ये 50% 40% से ज्यादा हुआ? हाँ, तो देयरफॉर इट इज नॉट एलिजिबल। फिर से पढ़िए कि इफ द एंटिटी और ग्रुप हैज टोटल एसेट्स ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 करोड़, हमारे एग्जाम्पल में एसेट्स थे 6,000 करोड़, क्या ये 5,000 करोड़ से ज्यादा है? हाँ, then non-financial business must account for less than 40%. It must account for less than 40%, तभी वो एलिजिबल होगा। यहां पर 50% है, therefore not eligible। ओके, नाउ प्रोसीजर फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग। ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि वो हमेशा ओपन है। ठीक है, तो इसमें टोटल 7 स्टेजेस हैं। यूनिवर्सल बैंक में ऑन टैप लाइसेंसिंग का कंसेप्ट चलता है और ये लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए टोटल कितने स्टेजेस हैं? 7। फर्स्ट, एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड टू आरबीआई एट एनी टाइम। मैंने आपसे कहा 24/7 आप कभी भी एप्लीकेशन अपना सबमिट कर सकते हो विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब आरबीआई उन एप्लीकेशंस को रेफर कर देता है टू द एसईएसी, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी फॉर असेसमेंट। फिर यह कमिटी अपने रिकमेंडेशंस देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आरबीआई क्या करता है? इट ग्रांट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब है एक प्रिलिमिनरी अप्रूवल जो एप्लीकेंट को अलाउ कर रहा है कि आप अपना बैंक को ओपन कीजिए सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस। तो अब इस इन प्रिंसिपल अप्रूवल का वैलिडिटी कितने महीनों के लिए है? 18 महीने। अगर आप इन 18 मंथ्स में अपने बैंक को स्टैब्लिश नहीं कर पाए तो दिस अप्रूवल विल ऑटोमेटिकली गेट लैप्स्ड। अब समझ लो, मैंने बैंक स्टैब्लिश कर लिया विद इन द डिफाइंड टाइम लिमिट, तो लाइसेंस देना है या नहीं, इसका अल्टीमेट डिसीजन किसके पास है? आरबीआई के पास। और लास्ट बोला जा रहा है कि आरबीआई पब्लिशेस द नेम ऑफ ऑल बैंक लाइसेंस एप्लीकेंट्स जिन्होंने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, आरबीआई क्या करता है? पब्लिश कर देता है उनका नाम एंड नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स ऑन इट्स वेबसाइट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स। तो क्या आप कुछ सवाल किए जाएं? हां सर, फटाफट करवाइए। पहला, इफ आरबीआई कैंसल्स अ बैंक लाइसेंस टू विच अथॉरिटी कैन द बैंक अपील द डिसीजन। अगर आरबीआई ने मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो मैं किसे अपील कर सकता हूं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो डी इज द राइट आंसर। फिर एज पर 2019 आरबीआई लाइसेंसिंग गाइडलाइंस, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? सर क्या था स्मॉल फाइनेंस बैंक में?
मेरे को तो याद आ रहा है कि 200 करोड़। सही था कि गलत मैं? 200 करोड़ ही है। तो सी हो गया सही जवाब। फिर एज पर 2016 आरबीआई यूनिवर्सल बैंक लाइसेंसिंग गाइडलाइंस, what is the initial minimum paid up voting equity share capital required for setting up a universal bank? 500 करोड़। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 200 करोड़ का लिमिट है, यूनिवर्सल बैंक में 500 करोड़। धंधा भी तो बड़ा है इनका। तो सही जवाब है बी। So this is all about today's lecture. बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखो। आई डेफिनेटली फील कि आपको काफी मजा आया होगा, बहुत सारी नई नई बातें जानने को मिली। ठीक से पढ़िए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर पेरेंट्स। बाकी ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम भी थोड़े मोटिवेटेड और फील करें। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।